आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो हमारे विशेष मेहमान महक जी सिपानी पधारे हैं और आप पैसे से डॉक्टर हैं। विशेष डॉक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप न्यूरो सर्जन हैं और आप बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर हमारे स्टूडियो आए हैं। हम बातचीत करेंगे। महक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। महक जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपने यह उपलब्धि हासिल की, आप बीकानेर कब, यहाँ आपका बर्न सूरत में हुआ है, आप बीकानेर कब से रहने लगे, कहाँ कहाँ आपकी स्टडी हो रखी है? तो मैं 2 साल की थी जब वापस बीकानेर आए थे पापा, तो उनके साथ यहाँ पे आए थे। एंड सोफिया स्कूल से मैंने फ्रॉम किंडरगार्टन से लेकर 12th तक पढ़ाई करी है। एंड उसके बाद मैंने MBBS किया है 5.5 ईयर्स का, वो मैंने GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया है। उसके बाद मैंने मास्टर इन सर्जरी, जनरल सर्जरी PBM हॉस्पिटल से किया है बीकानेर से। और अभी मैंने MCH न्यूरो सर्जरी निमहांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस वहाँ से किया है। MCS तक का आपका बहुत लंबा सफर रहा मेडिकल साइंस के अंतर्गत। तो क्या आपको कभी कोई दिक्कत आई या आप हमेशा एंजॉय के रूप में इसको लेते रहे? नहीं, एंजॉय तो बहुत मुश्किल है करना, बिकॉज काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपको तो मतलब सबको पता है ये करंट सिनेरियो क्या चल रहा है डॉक्टर्स का। सो ईज़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ, वो एक माइंडसेट के साथ ही एंटर करते हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं पड़ता है उसको उसके थ्रू जाना। लकीली मेरा काफ़ी अच्छा रहा है सपोर्ट, इवन लाइक पेरेंट्स का एंड शादी के बाद मेरे हस्बैंड एंड इन-लॉज़ का, सब लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है कहीं कभी। न कहीं देखा जाता है कि जनरल जो है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती है। क्या आपको भी कभी ऐसी फीलिंग हुई? अ, मतलब जनरल कैटेगरी एंटर करना थोड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बट कभी उस चीज़ के लिए कभी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया गया। मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया है। आपको गाइडलाइन देने वाले कौन है? आपके टीचर्स, कोई विशेष आपकी लाइफ में जिस टीचर्स का आपको मार्गदर्शन मिला हो, जिससे आपने ये मुकाम हासिल किया हो? MBBS में तो एक्चुअली कुछ गाइडेंस नहीं था, क्योंकि घर में कोई डॉक्टर नहीं है, तो थोड़ा बहुत कभी-कभार कोई सीनियर से बातचीत हो जाती थी जो MBBS कर रहा है, बट अदरवाइज़ जो ट्यूशन जाते थे वो वहाँ से ही हुआ है पूरा। MS में डॉक्टर अशोक परमार थे मेरे यूनिट हेड एंड HOD थे जब मैंने जॉइन किया था, और वो बहुत ही वंडरफुल पर्सन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया थ्रू आउट 3 इयर्स। एंड इवन लाइक जब मैंने उनको बताया कि मेरे को न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्ट है मेरे जनरल सर्जरी के रेजिडेंसी के टाइम, तो वो मुझे काफ़ी सपोर्टिव थे। तो थ्रू आउट जनरल सर्जरी अशोक परमार सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड काफ़ी अच्छा मेरे पास बैलेंस था पढ़ाई करने के लिए। तो हाँ, यस, उन्होंने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। जनरल सर्जरी जब आपने बीकानेर में की, PBM में की, तो यहाँ कुछ कोई स्पेशल अनुभव आपका रहा हो कि ये होता तो ठीक रहता, ये नहीं होता तो भी ठीक रहता? जैसा मैंने अच्छा अनुभव तो बताया आपको कि मेरे यूनिट हेड बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत सपोर्टिव हैं, तो अभी वो रिटायर हो गए हैं, बट हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। बट एक चीज़ ज़रूर है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। फीमेल्स को जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते एज अ सर्जन, एक्चुअली वो सिर्फ नर्स जैसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड उसके बाद भी आप और अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो गायनी में या फिर एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी इसमें, बट जनरल सर्जरी में एक्सेप्ट करना बहुत उनके लिए मुश्किल है। इवन टिल दी एंड लाइक मेरे जो साथ वाले भी कुछ लोग ऐसे थे जो मेरा न्यूरो सर्जरी लेना उनको अटपटा लगता था कि लड़की होके कैसे करेगी, ये सब था। बट जैसे मैंने कहा कि मेरा सपोर्ट सिस्टम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, तो इसलिए कभी बिना रुके कर पाई मैं। महक जी, ये लगातार देखा जाता है लोगों में कि महिला को जब भी कहीं आगे बढ़ना होता है तो उसको सपोर्ट के बजाय उसको ब्रेक थ्रू मिलता रहता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है?
हाँ, जैसे मैंने कहा कि दोनों चीज़ें रहती है, मतलब जैसे इवन हॉस्पिटल में जैसे मेरे जो सर हैं और इवन लाइक जो दूसरे प्रोफ़ेसर्स थे, काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं वो हमेशा। तो जो भी पीछे करने का कोशिश भी हमेशा ही रहता था, बट वो कभी इतना असर नहीं हो पाया, क्योंकि इतना ही अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम भी मिल जाता था। तो आई थिंक एज़ अ फीमेल, एज़ अ वुमेन सर्जन एंड न्यूरोसर्जन, हमेशा बहुत खुद से बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, ताकि कोई मतलब आपको दबाने का कोशिश करे तो आप अच्छे से सामने से बोल पाएँ। बट ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कर सकते हैं आप खुद कर सकते हैं अपने अंदर से। तो मेरा हमेशा ये मोटो था कि अगर लोग मुझे आकर बोल रहे हैं कि तुमने जनरल सर्जरी क्यों ली, ये लड़कियों के लिए ब्रांच नहीं है, तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं मेरी मेहनत दिखाऊँगी, मुझे इन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा मेरे स्किल पे ध्यान देती थी, हमेशा मेरी पढ़ाई पे। और मेरा एक ही बार मेरा जनरल सर्जरी खत्म होने के 1 महीने में न्यूरो सर्जरी में सिलेक्शन हुआ। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने हमेशा खुद पे ध्यान दिया, एंड जो लोग बोलते थे वो मेरे लिए एक सिर्फ शोर था। एक महिला होकर महक जी ने बहुत मेहनत की। जनरल सर्जरी में इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को हिम्मत हारने नहीं दिया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। महक जी से लगातार बातचीत का दौर जारी है। महक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जनरल सर्जरी में जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो लगभग कितने ऑपरेट आपके माध्यम से हुए? जनरल सर्जरी में तो अराउंड मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास तो 3 साल में केसेस असिस्ट करे हैं और खुद भी किए हैं अंडर गाइडेंस। काफ़ी केसेस हुए हैं। तो कभी ऐसा आपको लगा कोई इतना क्रिटिकल केस आया हो और उसको आपने ट्रीटमेंट देके एकदम से उसका बचाव हो गया हो पेशेंट का, ऐसा कभी आपको कुछ याद है? एक्चुअली जनरल सर्जरी या सर्जरी का यही ब्यूटी है कि पेशेंट बहुत बार बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में आता है, आप करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। वो इसीलिए सर्जरी लिया था मैंने। तो ये तो बहुत बार हुआ है। ऐसे एक इंस्टेंस एक्चुअली मेरे को न्यूरो सर्जरी का याद है, जो एकदम दिमाग में आता है ये बात बोलने पे। बट जनरल सर्जरी में भी काफ़ी बार हुआ है कि पेशेंट्स काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में आए हों और डिस्चार्ज अच्छे से हुए हों। और न्यूरो सर्जरी में मैंने देखा है, अनुभव मेरा रहा है, जब मैं जाता हूँ फील्ड में तो हमारा फील्ड में थोड़ा लोगों से जो है साक्षात्कार होता है। जब लोग न्यूरो की सर्जरी की आवश्यकता होती है तो बड़ी क्रिटिकल अवस्था में होते हैं, उसके बाद में उनको इम्प्रूव होते बहुत लंबा टाइम लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, न्यूरो सर्जरी मतलब बेसिकली न्यूरॉन से नाम आया है न्यूरो सर्जरी। तो ब्रेन जो होता है वो बहुत ही अनफॉरगिविंग सा ऑर्गन है। मतलब जैसे लिवर होता है वो रिकवर हो जाता है, उसमें रिकवर होने की क्षमता होती है न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने की। बट ब्रेन में ऐसा नहीं होता है, ब्रेन पूरा रिकवर नहीं होता है अगर उसमें चोट लगती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सिवियर इंजरी के साथ आया है कि कुछ ज़्यादा ही ब्रेन में चोट लगी है, तो ऑब्वियसली इसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, एंड पूरी रिकवरी भी नहीं बोल सकते। इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मोस्ट क्रिटिकल वन आई वुड से।
तो इसलिए वो सर्जरीज भी बहुत ज़्यादा टेक्निकली बहुत ज़्यादा टेक्निकली कमांडिंग बोल सकते हैं, बहुत टेक्निक चाहिए होती है सर्जरी करने के लिए, एंड रिकवरी इतनी रैपिड इसीलिए नहीं होती, इसलिए फिर रिहैबिलिटेशन लगता है, पेशेंस बहुत लगता है पेशेंट्स को लेकर, कि उनको पेशेंस रहना चाहिए उनमें। कई बार देखा गया है महक जी के ब्रेन स्ट्रोक अचानक से होते हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके माध्यम से ये ब्रेन स्ट्रोक होने से कैसे बचा जाए या क्या कारणों से ये होता है? सो कारण तो सेम है, जैसे आपको हार्ट अटैक के बारे में तो सबको ही पता होता है किस वजह से होता है, वो सब सेम ही है कारण। कोलेस्ट्रॉल या बढ़ने की वजह यस, मतलब एक तरीके से ब्रेन अटैक ही होता है, ब्रेन स्ट्रोक जैसे हार्ट अटैक होता है, एक नॉर्मल भाषा में देखें तो वो ही, अगर पेशेंट को हाई बीपी, हाई शुगर रहता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, एक्टिविटी कम रहती है, ये बेसिक नॉर्मल पर्सन के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मतलब कारण हो सकते हैं। किसी के ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये सब, ज़्यादा नींद नहीं लेना, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, अदर ड्रग्स वगैरह, ये सब रहते हैं। ये सब चीज़ें कॉमन होती है कोई भी वेसल डिजीज़ में। तो ब्रेन जैसा हार्ट में भी वेसल जो ब्लड की नाड़ियाँ होती है उसका डिजीज़ होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होता है। स्ट्रोक भी लगभग सेम चीज़ ही है, वो जो ब्रेन की नाड़ी है उसकी वजह से, ब्लड वेसल है उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। सो सेम चीज़, जो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो बेटर रहेगा, बट जनरली आप ये भी देखते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल में भी लोगों को होता है, तो उसके और भी अंडरलाइन कॉजेज होते हैं जो काफ़ी अनकॉमन होते हैं, बट लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे एंड ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके चांस स्ट्रोक होने के कम होंगे। एक एज जो बड़ी एज होती है उसमें क्या न्यूरो सर्जरी अगर करवाते हैं तो उसमें बचने के कितने परसेंट चांसेस होते हैं? ये मतलब कोई एक ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इसमें बेसिकली पेशेंट की क्या हालत है उस पर डिपेंड करता है। आजकल काफ़ी एडवांसेस हो रखे हैं, काफ़ी ट्रायल्स हो रखे हैं जिसमें अबव 65 एंड बिलो 65 जनरली हमारे डिफाइन करते हैं कोई भी जनरल टर्म में ट्रायल्स में, तो उसमें अबव 65 भी जो आप ओल्ड एज कह रहे हैं उसमें भी रिजल्ट आते हैं, अच्छे होते हैं, बट हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस टाइम पे हॉस्पिटल पे पहुंचे, आपको कितना लंबे समय से तकलीफ थी और कितना ज़्यादा चोट है, ब्रेन में कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग है, ये उस पर डिपेंड करता है, बट रिजल्ट्स मिल सकते हैं अच्छे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इंजरी होने के बाद में कोमा में चले जाते हैं, उनको बड़ी मुश्किल होती है, उनको बड़ी मुश्किल से बचाया जा सकता है, तो क्या ऐसे कभी आपके टाइम में भी ऐसे कुछ पेशेंट आए होंगे, तो उन पेशेंट को क्या वो कंप्लीट तैयार होकर वापस गए या कुछ ऐसा अनुभव आपका रहा होगा? तो मैं जो अभी आपको 1 मिनट पहले मैंने बताया न्यूरो से, आपने पूछा कि कोई पेशेंट बहुत बुरी हालत में आया, और ये वही एक पेशेंट था जो कोमा में आया था, और हमने इमिडिएटली जैसे ही आया, और बेसिकली उसमें होता है ब्रेन के बाहर ब्लड जम गया था इंजरी की वजह से। पेशेंट आया था व्हील चेयर पे बात करते हुए, 5 मिनट में पेशेंट कोमा में चला गया था हमारे सामने। तो पेशेंट को इमिडिएटली बिना स्कैन कराए, उसके पास बाहर का सीटी स्कैन था, निम्हांस की बात है ये, बाहर का सीटी स्कैन था, उसको हमारे ट्रीटमेंट एरिया में लेकर, सेम ओटी में भी नहीं लिया था, ट्रीटमेंट एरिया में लेकर 2 होल्स बनाते हैं ब्रेन में, बर होल कहते हैं उनको, ट्विस्ट ड्रिल एक मतलब लोकल प्रोसीजर होता है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, वो बना के ब्लड निकाला था सर्जरी के पहले जस्ट बचाने के लिए। वो पेशेंट वापस उठ के बैठ गया था ये करते ही, उसके बाद हम उसको एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बट ये बोल के भी ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो कोमा में आया हो वो ठीक हो जाएगा। महक जी, हम बीकानेर से आते हैं, हम आपसे यह उम्मीद कर सकते हैं, अभी आप बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कभी आपकी डॉक्टरी का लाभ यहाँ बीकानेर वासियों को मिले? हाँ ज़रूर, मतलब एक्चुअली निम्हांस एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया में ऑलमोस्ट जितने ऑपरेशन होते हैं वो सब निम्हांस में होते हैं। सो मैं अभी वहाँ पे ही काम कर रही हूँ, एंड उसकी ही मेरी ट्रेनिंग पीरियड मेरा ख़त्म हो गया है, बट अभी भी वहाँ पे ही काम कर रही हूँ, तो स्किल सीखना चाहती हूँ वहाँ से, एंड बहुत सारी ऐसी सर्जरीज है जो ऑब्वियसली बीकानेर में नहीं होती, अगर वो मैं यहाँ पे आके कर पाती हूँ तो वो तो मेरे लिए ही एक अपॉर्चुनिटी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है 6 महीने का ऐसा कोई पीबीएम में सुविधा मिल जाए जिससे आप 3 दिन 4 दिन यहाँ रुक के कोई क्रिटिकल ऑपरेशन हो तो आपके हाथों से हो सकता है हाँ यह सुविधा? जी, वही मतलब वही इंटेंशन है एक्चुअली निम्हांस में कंटिन्यू करने का,
कि वहाँ से पूरा स्किल सीख के यहाँ पे जितने टाइम के लिए मतलब विजिटिंग बेसिस पे भी ऑब्वियसली सर्जरीज करना प्रोवाइड कर पाए, ताकि बीकानेर में ही बीकानेर वालों को सर्जरीज मिल सके। आपके हिसाब से बीकानेर के पीबीएम में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी होगी, तो कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बीकानेर के पीबीएम में अभी भी बकाया है, जिसका यहाँ होना चाहिए? एक्चुअली मतलब मैंने तो 3 साल पहले काम किया है पीवीएम में, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में भी किया था, तब तो बहुत ही कमी थी। सर्जरीज जो हो रही थी वो काफ़ी कम हो रही थी एंड मेजर सर्जरीज भी इतनी नहीं हो रही थी जितना। लास्ट ईयर मैं एक बार पीबीएम गई थी मिलने के लिए डॉक्टर्स से, मेरे प्रोफेसर्स टीचर्स से मिलने, तब पता चला कि थोड़ा बहुत यहाँ पे चालू हुआ है। इवन लाइक प्रोफेसर्स भी थोड़े बड़े हैं यहाँ पर नंबर, पर अभी भी काफ़ी कम है एंड सुविधाएं का नंबर बहुत कम है यहाँ पे। जैसे माइक्रोस्कोप है तो शायद वो 1 या 2 ही है माइक्रोस्कोप। इवन लाइक जो बेसिक चीज़ें न्यूरो सर्जरी में चाहिए होती है वो बहुत कम मात्रा में है, तो मेजर लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए तो ज़्यादा पेशेंट्स अकोमोडेट कर सकेंगे। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा होगा हमारे दर्शकों को। आप आगे भी आते रहिए, हमें भी लाभ मिलता रहे और हमारे दर्शकों को भी लाभ मिलता रहे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।